हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing the cause of the motion, without going into the cause, the description of the motion without going into the cause this is known as काइनेमेटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में समझते हैं कि मोशन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर यहाँ है और कुछ टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ चेंज कर लेती है, तो हम बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन दी मोशन। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन के स्टेट में है अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम बदल रही है। जैसे मैं अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बॉडी किसमें है? मोशन में है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोजीशन क्या है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन को शो करने के लिए हम इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि ये इसकी पोजीशन है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, और यहाँ पर हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन है कुछ लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर ए पर थी और कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ आ गई? इस पॉइंट बी पर आ गई। तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट ए की लोकेशन टाइम के हिसाब से क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किसमें है? स्टेट ऑफ मोशन में है। तो ये होता है पोजीशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं। अगर मैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम क्लॉक लगा दूं क्लॉक के साथ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम विद क्लॉक इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर एक ऑब्जेक्ट ए पर थी और कुछ टाइम के बाद एट टाइम t2 ऑब्जेक्ट ए से बी पर पहुंच गई, तो इसकी पोजीशन ए से बी हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जिसमें क्लॉक को भी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज दैट कोई कार जो कि रोड पर जा रही है और ये मोशन में है, तो अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई रोड पर खड़ा हुआ व्यक्ति कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसके लिए तो ये कार मोशन में है। लेकिन अगर कार में बैठा हुआ व्यक्ति फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसके लिए ये कार किस में हो जाएगी? रेस्ट में हो जाएगी। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मोशन में हो सकती है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या हो सकती है? रेस्ट में हो सकती है। इस बात को बहुत ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन एंड स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट, ये दोनों रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। रिलेटिव टर्म मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन सी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि इस रोड पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए ये कार मोशन में है, लेकिन कार में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये कार किस में है? रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम विद टाइम क्लॉक। द नेक्स्ट टॉपिक हमारी है पाथ लेंथ। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट तक जाते जाते आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। पाथ लेंथ मीन्स डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस ऑफ द पाथ। कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ से जा रही है, अगर हम उस पाथ की लेंथ मेजर कर लें, जहां से जहां तक वो गई है उसकी लेंथ को मेजर कर लें, तो यही लेंथ उसकी क्या कही जाती है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें, और ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसे कोई डायरेक्शन नहीं होती? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर मैं ए से बी तक की डिस्टेंस चाहे इधर से इधर मेजर करूं चाहे इधर से इधर मेजर करूं, तो वैल्यू इसकी क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो डायरेक्शन का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो डिस्टेंस के बारे में ये 2-3 बातें याद रखिए कि ऐसा यूनिट मीटर होती है और
स्केलर क्वांटिटी है और क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया तो ए क्या हो गया, ए इज इनिशियल पोजीशन। ओके, और ए से बी पर गया, फिर बी से मुड़ करके सी पर पहुंच गया, तो सी क्या हो गया उसका फाइनल पोजीशन, सी हो गया फाइनल पोजीशन। और ए से बी 3 मीटर है और बी से सी 4 मीटर है। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट को हम निकालते हैं उसके डेफिनेशन से, और डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अब देखिए कि ये है इसका इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस यही AC होगी, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ओके, तो इस केस में मैंने देखा, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस क्या होता, 3 + 4, तो डिस्टेंस आ जाता 7 मीटर। डिस्टेंस कितना आ जाता, 7 मीटर। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, दैट मीन्स 5 मीटर। तो यहां से मैं इस पर्टिकुलर केस में कह सकता हूं, इस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता हूं कि जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा है। जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ज्यादा है इस केस में। सेकंड केस में देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर जा रहा है तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस भी 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कभी कभी डिस्टेंस से ज्यादा, डिस्टेंस की वैल्यू कभी कभी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है और कभी कभी इक्वल होती है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस इक्वेशन नंबर सेकंड को कंबाइन करके लिखूं तो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये सब बेसिक बातें हैं, क्लास 9th में डिस्कस की गई है, आपने पढ़ा होगा, बस रिवाइज कर देते हैं। डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, यहाँ पर हम लोग बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं, आगे क्लास में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है और उसका रेडियस r है, तो एक राउंड में अगर वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। लेकिन एक राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि एक राउंड तभी माना जाता है जब वो ए से चल करके फिर ए पर आ जाएगी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन सेम हो जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। 2 राउंड के बाद डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4πr। इसके सर्कमफ्रेंस को 2 बार मेजर कर लेंगे, तो 2 राउंड के बाद की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4πr। लेकिन 2 राउंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फिर वो वापस आ जाएगा। हाफ राउंड का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ राउंड मतलब ए से चला बी पर रुक गया केवल। तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, πr होगा। 2πr का आधा πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ मतलब ए से चला बी पर रुक गया, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन और बी हो गया फाइनल पोजीशन। तो ए और बी के बीच की ये जो डिस्टेंस है यही तो डिस्प्लेसमेंट होगी, और ये कितना है, 2r है। 2r मतलब उसके डायमीटर के इक्वल है, क्योंकि अगर यहाँ तक r डिस्टेंस है तो ये भी कितना होगा, r होगा, और r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये बेसिक सर्कुलर मोशन की बात है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और देखिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। कब इक्वल है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही है, ए से बी पर रुक गई without changing its direction. When the object travels on a straight line path without changing its direction, then the distance and displacement will be equal. ये केस आप याद रखिए, बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। जैसे वो ए से सी पर गया तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी, और वो डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, सब लोग जानते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज नोन एज स्पीड। जैसे अगर किसी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर रही है, ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूले से डेफिनेशन बनाने की ट्रिक ये है कि आप टाइम को क्या कर दें,
यूनिट कर दें तो यूनिट टाइम में जितनी चलेगी डिस्टेंस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी, इसी फार्मूले से निकालते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड कहते हैं। डायमेंशन क्या होगी, डिस्टेंस की डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन टी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल टी माइनस वन। स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस वन ये बताता है कि स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस वन है तो ये बताता है, इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जिसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और कितने पावर के साथ। इसमें लेंथ इन्वॉल्व है 1 पावर के साथ और टाइम इन्वॉल्व है -1 पावर के साथ। तो याद रखें डायमेंशन का मतलब क्या होता है। स्पीड को हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस ए से बी तक जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस ए से बी तक जा रही है, तो ए से बी तक जाने में उसकी स्पीड कभी ज्यादा रही होगी, कभी कम रही होगी, अलग अलग स्पीड रही होगी हर एक क्षण पर। तो एवरेज करने का मतलब कि हम हर टाइम पर उसकी स्पीड को बराबर कर रहे हैं, यही तो एवरेज का बेसिक मतलब होता है। जैसे आप मान लीजिए 4, 5 और 6 इन 3 नंबर का मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का मतलब कि मैं इन तीनों नंबर को बराबर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस नंबर को 1 घटा दूं तो ये 5 हो जाएगा और इसको 1 बढ़ा दूं तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 तो ऑलरेडी था। तो इन तीनों का एवरेज क्या हो गया, 5 तो हो गया। और इसका आप एवरेज ऐसे भी निकालते हैं कि तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दिया तो 5, 4, 9, 6, 15 हो गया और 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो एवरेज का बेसिक मतलब होता है कि इन सारे नंबर्स को हमें इक्वल करना है, ओके, हमें यूनिफॉर्म करना है। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डिस्टेंस, पूरे टाइम इंटरवल के लिए क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, उसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड को निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हम लोग टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब टाइम इंटरवल काफी ज्यादा है, डेल्टा अगर लगा है टी में तो टाइम इंटरवल ज्यादा है। मैंने एक केस लिया है, इस केस को आप ध्यान से समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से सी तक जाती है और ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस है x मीटर, ओके। एक ऑब्जेक्ट ए से सी तक जाती है और ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस है x मीटर है। वो x मीटर का आधा पार्ट मतलब x/2 मीटर v1 स्पीड से जाता है और बचा हुआ x/2 मीटर v2 स्पीड से जाता है। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप पॉज करके इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए, ओके। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। फाइंड द एवरेज स्पीड इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, देखो एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, ए से सी तक पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है, x है। लेकिन इसका टाइम जो टोटल टाइम है ये दो पार्ट में निकलेगा। ए से बी तक वो अलग स्पीड से जा रहा है तो अलग टाइम लगा होगा, इसको मैं t1 मान लेता हूँ। और बी से सी तक अलग टाइम से जा रहा है तो अलग स्पीड से जा रहा है तो अलग टाइम लगा होगा, इसको मैं t2 मान लेता हूँ। तो टोटल टाइम होगा क्या, t1 प्लस t2 आ जाएगा। ये मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ, पी एवरेज। t1 आएगा कैसे, देखो t1 क्या है, ए से बी तक आने में लगने वाला टाइम ही t1 है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस में अगर स्पीड का डिवाइड कर दें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक की डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक की डिस्टेंस है x/2 और ए से बी तक की स्पीड कितना है v1। तो ये आ गया ए से बी तक जाने में लगा टाइम प्लस बी से सी तक जाने में लगा टाइम क्या होगा, डिस्टेंस x/2 अपॉन स्पीड इज v2। इसको सॉल्व करेंगे तो x, यहाँ x कॉमन है तो ये आएगा क्या, 1/2v1 प्लस 1/2v2। x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2v1v2 जो कि ऊपर चला जाएगा। तो दिस विल बिकम 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ओके। 2v1v2 divided by v1 plus v2, this is the formula of average speed in this particular condition। ये फार्मूला एवरेज स्पीड का तभी लगाएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस का 50% मतलब आधा
डिस्टेंस v1 स्पीड से चल रही हो और बचा हुआ आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से चल रही हो, तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज करते हैं 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके, आई थिंक आप ये समझ पा रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो घर से स्कूल जाता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेट अस टेक दैट एग्जांपल। सपोज दैट एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाता है 20 मीटर पर सेकंड से और स्कूल से घर आता है 30 मीटर पर सेकंड से। तो इस क्या ये केस इसमें एप्लीकेबल हो रही है? यस ऑफ कोर्स एप्लीकेबल हो रही है। वो कितना डिस्टेंस कवर किया? घर से स्कूल की जितनी डिस्टेंस है उसका 2 टाइम डिस्टेंस किया, वही डिस्टेंस को 2 बार कवर किया, एक बार गया एक बार आया। आधा डिस्टेंस गया 20 मीटर से और आधा डिस्टेंस गया 30 मीटर से, तो वही पर्टिकुलर केस यहाँ फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होगा 2v1 दैट मीन्स 20, v2 दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 दैट मीन्स 20 प्लस 30। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस विल बिकम 20 multiplied by 30, this is nothing but 50, 0 is cancelled by 0, 5 4 ja, and this is what 4 2 ja 8, 3 ja 24 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको 30 प्लस 20 बाई 2 कर देते हैं। ऐसा नहीं, इस पर्टिकुलर केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। याद रखें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9 में भी अक्सर ये देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर एक देखिए उसी टाइप का एक सिंपल सा एक और कंडीशन है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए से डी तक जा रहा है और वो उस पूरी डिस्टेंस, और ए से डी तक की पूरी डिस्टेंस x मीटर है, वो x का 1/3 पार्ट मतलब x/3 मीटर v1 स्पीड से जा रहा है, नेक्स्ट x/3 मीटर v2 स्पीड से जा रहा है, एंड द रिमेनिंग x/3 मीटर v3 स्पीड से जा रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसका फार्मूला होता है 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। 3 है, v1 v2 v3 है, तीनों का एक एक बार पेयर बना दो, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ओके, ये आया कहाँ से? बहुत आसान है, जैसे हमने पिछला डेरिवेशन किया वैसे आप कर सकते हैं। मैं बहुत रैपिडली यहाँ पर बता देता हूँ। आपको पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस x है, लेकिन इसमें 3 टाइम लगेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 की वैल्यू क्या होगी? t1 क्या है? a से b तक लाने में, a से b तक आने में लगा टाइम, जो कि कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/3 अपॉन v1। t2 क्या होगा? x/3 अपॉन v2। t3 क्या होगा? x/3 अपॉन v3। x नीचे का मान हो जाएगा, कट जाएगा, तो वहां पे बचेगा 1, एंड दिस विल बिकम 1/3v1, 1/3v2, 1/3v3। इसका एलसीएम हो जाएगा 3v1 v2 v3, और 3v1 से 3v1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा v2, यहाँ बचेगा v1, यहाँ बचेगा v2 से v2 कैंसिल। ओके, सॉरी, this will become what? This will become 1 divided by, this will become 3v1 है ये, तो this will become 1 divided by, the LCM becomes 3v1 v2 v3। 3v1 से 3v1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v2 v3, प्लस 3v2 से 3v2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v1 v3, प्लस 3v3 से 3v3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? v1 इंटू v2। तो ये 3v1 v2 v3 ऊपर चला जाएगा। दिस विल बिकम 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई, पहले इसको लिख लो v1 v2 प्लस v2 v3, एंड लास्ट में लिख लो v3 एंड v1। समझ गए? तो बहुत आसान सा है। एक बार अगर ऐसा 3 पार्ट में हो तो ये फार्मूला याद करने का तरीका सीखो। 3v1 v2 v3 तीनों लिख दिया, इसके बाद तीनों का पेयर बना के लिख दो, एक बार v1 v2, एक बार v2 v3 प्लस v3 v1। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, यहाँ पर देखो एक तीसरा केस है, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, फार्मूला याद रखिए, मैंने बता दिया ताकि आपको ये पता रहे कि ये कहाँ से आया है। ओके, इस पर्टिकुलर केस 3 में देखो क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रही है और ए से बी तक जाने में टोटल टाइम t सेकंड है। टोटल टाइम कितना है? t सेकंड। और वो ऑब्जेक्ट टोटल टाइम का आधा टाइम v1 स्पीड से जाती है और बचा हुआ आधा टाइम v2 स्पीड से जाती है। तो इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा? तो इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है v1 अपॉन v2 डिवाइडेड बाई 2। इसका डेरिवेशन आप खुद ट्राई करिएगा। सेम तरीके से एवरेज स्पीड का जो बेसिक फार्मूला उस पर जाइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पर जाइए। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया गया है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया गया, तो आप डिस्टेंस मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x1 है
और ये डिस्टेंस क्या है, x2 है। तो x1 क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू टी बाई टू, और x2 क्या होगा, v2 इंटू टी बाई टू, और नीचे टोटल टाइम t हो जाएगा। उसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड के ये 2-3 स्पेसिफिक केस के फार्मूले आप याद रखिए, कभी कभी इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ओके, अब एवरेज स्पीड के बाद होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है कि एक लॉन्ग इंटरवल टाइम का स्पीड को हम लोग एवरेज ले लेते हैं, लेकिन अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड चाहिए, स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी क्षण पर स्पीड चाहिए, मतलब स्पीड जो कैलकुलेट करने का टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है, तो ऐसे केस में जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। द डेफिनेशन इज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर क्षण पर, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको लिखने का तरीका देखो कैसे लिखते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे आपने टू व्हीलर बाइक में देखा होगा कि वहाँ पर एक स्पीडोमीटर लिखा होता है, तो आप जैसे वो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, तो आप जैसे ही एक्सीलेटर तेज करते हो तुरंत वो स्पीडोमीटर बढ़ जाता है, तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखने का तरीका जो है उसको देखो कि v इक्वल टू क्या होता है, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, लेकिन ये जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत कम होगी, जीरो की तरफ अग्रसर होगी, मतलब लगभग जीरो के बराबर होगी। तो इसको लिखने का तरीका ये है, v लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है। लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। और इसी को जब डेल्टा डेल्टा मीन्स थोड़ा सा बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा टी मीन्स टाइम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर टाइम टी जीरो की तरफ अग्रसर है, जीरो की तरफ टेंडिंग है, टेंडिंग टू जीरो है, तो हम इसी को डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। डी एस अपॉन डी टी मतलब ये कम टाइम इंटरवल को दिखाता है और कम डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल। डी एस अपॉन डी टी को मैं ये भी कह सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब अगर मुझे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी इक्वेशन निकालना है, तो मैं उस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, उस पोजीशन इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ, उसका मैं टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। इसको आप डी डी टी ऑफ एस पढ़ते हैं, दैट मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसका मतलब होता है। अगर आपको कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होगी तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाई अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ डिस्टेंस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो आपको निकालना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं t इक्वल टू जीरो पर देखता हूँ, एट t इक्वल टू जीरो कितना होगा डिस्टेंस, अगर मैं इसको S1 मान लूँ तो 2.5, t की वैल्यू जीरो रख देंगे तो जीरो स्क्वायर, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये हो जाएगा 62.5 मीटर। 62.5 मीटर ये डिस्टेंस आ गया, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस मतलब कितना डिस्टेंस में चेंज आया, फाइनल कितना था 16.5 माइनस जीरो, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 5 माइनस जीरो, तो कितना आ जाएगा 5, 62.5, 62.5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 12.5 मीटर पर सेकेंड, दिस विल इज द एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है पार्ट बी में, पार्ट बी में पूछा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, कब, किसी क्षण पर स्पीड बतानी है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या बतानी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो एट डिस्टेंस 2.5 इंटू 5 स्क्वायर, तो दिस विल बिकम व्हाट, 62.5 मीटर यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन किस पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकालेंगे, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, 62.5 डिवाइडेड बाई 5,
62.5 divided by 5. Okay, at t is equal to 5 seconds. Sorry, no, this concept is not, यहाँ पर इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे. हम देख रहे हैं क्या, s इज इक्वल टू क्या है, s इज इक्वल टू क्या है, 2.5 टी स्क्वायर है, और मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड v का फार्मूला क्या होता है, ds अपॉन dt. दैट मीन्स मुझे वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ. देखो dt, s की वैल्यू कितना है, 2.5 टी स्क्वायर. देखो डिफरेंशिएशन के अंदर से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, क्योंकि ये तो चेंज होता नहीं, 2.5 तो 2.5 है, तो ये बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बिकम व्हाट, 2.5 ddt ऑफ टी स्क्वायर. ओके, ddt ऑफ टी स्क्वायर. अब डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ये देखो एक फंक्शन होता है ddx ऑफ x टू द पावर n, मतलब x का x टू द पावर n. x टू द पावर n मीन्स किसी वेरिएबल पर कोई कांस्टेंट पावर अगर हो, अगर ऐसा कोई फंक्शन हो, जैसे x स्क्वायर हो गया, जैसे x क्यूब हो गया, जैसे t की पावर 3 हो गया, t की पावर 2 हो गया, मतलब किसी वेरिएबल पर कोई कांस्टेंट पावर हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करने का रूल होता है कि उस पावर मतलब n को पहले लिखो, फिर वो वेरिएबल लिखो, और उस फिर पावर में से 1 माइनस कर दो. दिस विल बिकम nx n माइनस 1. इसी फार्मूले पर अगर मैं dt ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो देखो ये 2.5 तो यहाँ पर पहले से ही था. अब क्या होगा इस फार्मूले पर, देखो जैसे यहाँ n पहले आ गया था, तो वहाँ क्या पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर यहाँ t लिखेंगे, और यहाँ n में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ 2 में से 1 घटा देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 टू जा 5, और t की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1. दैट मीन्स ये 5t आ गया. कितना आ गया वेलोसिटी, 5t, और t की वैल्यू कितना पूछ रहा है, 5 सेकेंड. तो 5 जा क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड. t की वैल्यू वहाँ से 5 सेकेंड रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. इसका मतलब देखो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी 25 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक के बीच की जो एवरेज स्पीड आई है, वो आई है 12.5 मीटर पर सेकेंड आई है. ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का. इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देकर के, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना है. एवरेज स्पीड पूछेगा, तो जिस टाइम से लेकर के जिस टाइम के बीच में एवरेज स्पीड पूछ रहा है, दोनों पे पोजीशन निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, और इस फार्मूले में रख करके कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सेम एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम जो होता है, जब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत जीरो होती है, तो यहाँ पर सेम है. अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया और टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा. वेलोसिटी और स्पीड में बस इतना ही अंतर है, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. दोनों डेफिनेशन सही है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है, ये जबकि स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक स्विमर है, और वो ए से बी तक 100 मीटर के पूल में क्या करता है, स्विम करता है, और ए से बी तक जाने में वो टाइम लेता है 10 सेकेंड, और फिर वापस आने में टाइम लेता है अगेन, लेट अस सपोज 20 सेकेंड, लेट अस सपोज 15 सेकेंड टाइम लेता है. तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है. एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर गया, 100 मीटर आया, 200 मीटर हो गया. टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम 10 सेकंड जाने में, 15 आने में 25, तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड. ओके, 25 8 जा 200. अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जब वो ऑब्जेक्ट ए से गया बी पर, और फिर बी से वापस आ गया ए पर, तो एवरेज उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, और टाइम कितना है 25 सेकंड, तो क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड. एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, बट एवरेज स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकती. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कभी कभी क्या होती है, 0 होती है. एक चीज ध्यान से और सुनना, यहाँ पर हमने भी कुछ देर पहले पीछे पढ़ा था कि डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस से या तो ज्यादा होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होता है, या फिर क्या होता है, बराबर होता है. तो अगर मैं डिस्टेंस को इधर लेके आऊं, डिस्प्लेसमेंट को सॉरी, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटर एंड इक्वल 1. क्या आएगी, ग्रेटर एंड इक्वल 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया तो उधर 1 बचा. इसका मतलब कभी कोई पूछा जाता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, ग्रेटर इक्वल 1 होगा, लेस एंड इक्वल 1 होगा. देखिए डिस्टेंस ज्यादा होती है, एक पर्टिकुलर केस मानो जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है,
तो किसी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू एक से ज्यादा आ गई, और कभी किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर अगर दोनों इक्वल हैं तो कट करके 1 आ गया, ये पूछा जाता है। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस पूछ ले, तो ये लेस एंड इक्वल हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो ये भी ग्रेटर एंड इक्वल 1 होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ लेगा तो वो लेस देन इक्वल 1 होगा। ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा इस बात को, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आप डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में इस पूरे चैप्टर में केवल एक फार्मूला यूज होता है, ddx ऑफ x टू द पावर n अगर है, x टू द पावर n का मतलब समझो किसी वेरिएबल पर कोई कांस्टेंट पावर हो, तो क्या होता है वो पावर पहले लिख दी जाती है, फिर वेरिएबल लिखा जाता है, फिर पावर को एक घटा करके लिख दिया जाता है। एग्जांपल देखो, जैसे अगर ddx पावर x की पावर 100 है तो 100 पहले आ जाएगा, फिर x लिखेंगे, फिर ये कितना आएगा 99, तो 100x पावर 99 इसका डिफरेंशिएशन हो गया। एक चीज और समझिए, अगर कोई अकेला नंबर है, अगर कोई अकेला नंबर है तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, 0 होता है। कैसे होता है आप समझ सकते हैं, इसको 5x की पावर 0 लिख देंगे तो 0 पहले आएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ddx ऑफ x है तो इसका क्या होगा 1 होगा, क्यों, क्योंकि 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 पावर 0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए आप डिफरेंशिएशन में। एक और मैं बता देता हूँ, अगर कभी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, तो क्या होगा 1/2 पहले लिखोगे x और 1/2 में से 1 घटा लोगे तो आएगा क्या 1/2 x पावर माइनस 1/2, इसको आप 1/2 रूट एक्स लिख सकते हो। तो मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ, अगर रूट में कोई नंबर है उसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो सिंपल से लिखो 1/2 और रूट में वही नंबर लिख दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जरूरी नहीं हमेशा यहाँ x रहेगा, t भी हो सकता है। अगर dt ऑफ रूट t आपको निकालना है तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा हो जाएगा 1/2 और रूट में वही नंबर लिख दो, दिस इज योर आंसर। तो डिफरेंशिएशन की इतनी सारी चीजें जानते रहिए आप, तो इस चैप्टर में आपको इतने से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बहुत लोड नहीं लेना है। अगर किसी वेरिएबल पर कोई कांस्टेंट पावर होती है तो इसी तरीके से उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a और b कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू दिया हुआ है। a की वैल्यू है 8.5 मीटर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर b की वैल्यू है, और t क्या है, t सेकंड में है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। दो चीजें हैं, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी बताओ और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी बताओ। ये आपसे ये पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मुझसे वेलोसिटी पूछ रहा है और ये पोजीशन इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है, तो पोजीशन इक्वेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे पहले ए का सॉल्व करते हैं, पार्ट ए। वी नो दैट v इक्वल टू क्या होता है ds अपॉन dt। यहाँ पर x दिया है तो मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूँ। ओके, अब v इक्वल टू dx अपॉन dt, x की वैल्यू क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर। इसको अलग अलग लिखेंगे, दो टर्म है तो दोनों टर्म को अलग अलग लिखेंगे, डी ऑफ a प्लस डी ऑफ बी टी स्क्वायर है। अगेन ध्यान रखें a और b नंबर्स हैं, तो मैंने बताया था कि किसी नंबर का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। a की वैल्यू जब यहाँ 8.5 लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया, प्लस ये कांस्टेंट है b, कांस्टेंट है, b की वैल्यू देखो 2.5 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, b बाहर आ गया तो बचा क्या डी ऑफ टी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, ये 0 है तो खत्म हो गया, ये इक्वल टू ये b है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो क्या करते हैं पावर को वहां से फार्मूले से, देखो n को पहले लाया था तो यहाँ 2 को पहले लाएंगे इंटू टी, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो दिस विल बिकम नथिंग बट 2bt। ये क्या आ गया 2bt आ गया। अब b की वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ वेलोसिटी का ये इक्वेशन आ गया 2bt, b की वैल्यू तो दिया है 2.5, तो दिस विल बिकम व्हाट 2 इंटू 2.5 इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ गया 2.5 टू जा क्या होता है 5t, कितना आ गया 2.5t, 5t आ गया। इसका मतलब ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू 5t। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लिया। इस v इज इक्वल टू 5t में t की वैल्यू जितना भी रखोगे, t की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी आ जाएगी,
टी की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी आ जाएगी, टी इक्वल टू 3 रखोगे तो तीसरे सेकंड पर वेलोसिटी आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है, कह रहा व्हाट इज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में अगर एट टी इक्वल टू 0 की बात करेंगे हम, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0 मीटर पर सेकंड। और एट टी इक्वल टू 4 सेकंड पर अगर हम बात करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, और t की वैल्यू कितना है, 4 सेकंड, तो दिस विल बिकम व्हाट, 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे हैं, किसी क्षण भी स्पीड निकाल सकते हैं। अगर मुझे स्पीड का इक्वेशन टाइम के टर्म में मिल गया तो टाइम की जो भी वैल्यू रखेंगे उस पर हमें क्या मिलेगा, स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट बी को सॉल्व करने का आप ट्राई करिए। क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है कहाँ पर, बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकंड। तो आप पहले टी इक्वल टू 2 सेकंड पर उसकी पोजीशन निकाल लीजिए और टी इक्वल टू 4 सेकंड पर उसकी पोजीशन निकाल लीजिए, और टाइम 2 से 4 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल 2 सेकंड होता है, उस पोजीशन में से इस पोजीशन को माइनस करके निकालिए। ट्राई करिए इसको सॉल्व करने के। ओके देखिए, एवरेज स्पीड पूछा है तो आपने पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी या डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, कुछ भी लिखा होता है। डेल्टा एक्स क्या है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे तभी तो वो मिलेगी, एक्स टू माइनस एक्स वन कह सकते हैं। डेल्टा टी को क्या बोल सकते हैं, टी टू माइनस टी वन। एक्स टू मतलब क्या, टी इक्वल टू 4 सेकंड पर, मतलब बाद वाली, इनिशियल फाइनल कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन। टी इक्वल टू 4 सेकंड पर उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 सेकंड पर निकाल लूं और फिर एक्स की वैल्यू मैं 2 सेकंड पर निकाल दूं और डिवाइडेड बाई टी टू कितना है, 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 सेकंड पर क्या होगी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इरेज करके थोड़ा सा अपना स्पेस बना लेते हैं। आपने क्वेश्चन नोट ही कर लिया होगा पहले, तो देखो एक्स 4 सेकंड पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड जो आएगा क्या आएगा, ए प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, यही आएगा 4 सेकंड पर, माइनस एक्स की वैल्यू कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर, तो क्या आएगा ए प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन मतलब 2 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 बी स्क्वायर माइनस ए, और प्लस माइनस माइनस ई टू का स्क्वायर होता है 4 बी, नॉट बी स्क्वायर, ओनली बी, ये क्या होगा ओनली बी, 16 बी माइनस ए माइनस 4 बी डिवाइडेड बाई 2। ए से ए कैंसिल हो गया, 16 में से 4 बी घटाएंगे 12 बी, और 12 बी को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर क्या आएगा इसका, 6 बी आ गया, वी एवरेज। वी एवरेज क्या आ गया 6 बी, और बी की वैल्यू दिया हुआ है 2.5, तो 25 6 जा होता है 150, यहाँ डेसिमल लग गया तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो अब को समझ में आ गया होगा, दो क्वेश्चन से, मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड किसी टाइम और किसी दूसरे टाइम के बीच में होता है, जैसे 0 से 4 सेकंड के बीच में, 0 से 5 सेकंड के बीच में। तो अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो पहले 0 सेकंड पर उसकी पोजीशन निकाल लो, पोजीशन वाले इक्वेशन में टी की वैल्यू 0 रख के, फिर 4 सेकंड में टी की वैल्यू निकाल लो, पोजीशन वाले इक्वेशन में 4 से टी की वैल्यू 4 रख के, और उसके बाद दोनों पोजीशन को फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करके और जो उनके बीच का टाइम इंटरवल है उससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, कह रहा था टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी थी, टी इक्वल टू 0 एंड बिटवीन टी इक्वल टू 4 सेकंड में, सॉरी 2 to 4 सेकंड में था। तो एक बार टी की वैल्यू 4 रख करके उसकी पोजीशन निकाल लिया और एक बार टी की वैल्यू 2 रख करके उसकी पोजीशन निकाल लिया इसी इक्वेशन में, और फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके और फार्मूले से ने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर ली। तो अगर ध्यान से इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सीलरेशन का अगर आप मतलब समझ लेंगे तो मोशन ऑफ इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है तो यहाँ से आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखो, v होता है वेलोसिटी, डेल्टा v होता है चेंज इन वेलोसिटी, और अगर इस डेल्टा v अपॉन टी कर दें
तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, और इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा वी बाई टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन ये बताता है, मतलब समझना है डेफिनेशन रटने के बजाय। एक्सेलरेशन ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक सेकंड में कितना चेंज हो रही है। चेंज होना मतलब घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। एक्सीलरेशन यही इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक सेकंड में कितना चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल्टा वी बाई टी। ऐसा यूनिट, अच्छा सुनो, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड यू है और टी टाइम के बाद उसकी स्पीड वी हो जाती है, तो चेंज कितना आया, चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देते हैं और इस फार्मूले में रख देते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, v माइनस वी यू बाई टी, जहाँ v क्या है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन पाथ में स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, इसलिए ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। u क्या है, इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनते रहिएगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग जब वेक्टर पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, डायरेक्शन ऑफ ए इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। रटने से काम नहीं चलेगा कि बस रट लिया वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई पूछ लेगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है वही हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ध्यान रखिए इस बात को। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होती है, देखो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं मीटर एस की पावर -2। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक चीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। याद रखें, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि एक्सेलरेशन बताता क्या है, एक बार डेफिनेशन पर वापस जाओ। एक्सेलरेशन एक सेकंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी को बताता है। अगर एक्सेलरेशन प्लस में है मतलब एक सेकंड में उतनी वेलोसिटी बढ़ जा रही है, और अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो इसका मतलब एक सेकंड में उतनी वेलोसिटी घट जा रही है। तो अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही होगी। इसको ब्रेक करके लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड फार्मूले से कंपेयर करो। ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ना, ये डेल्टा वी है। ये क्या है, डेल्टा वी। और ये जो सेकंड है ये टाइम है, और टाइम कितना है, एक सेकंड। मतलब एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड डेल्टा वी है। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। एक्सेलरेशन का यही मतलब है। अगर एक्सेलरेशन 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है। अगर एक्सेलरेशन -2 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड घट जा रही है। तो एक्सेलरेशन का मतलब आप जानते रहिए, ठीक है। ओके, ओके तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले लिए कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब होता है, उसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ रही है। -5 है, इसका मतलब वो घट रही है। वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, वही हमारी जो है एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम लोग थोड़े एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तब। फिलहाल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप सबको पता होगा कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू u प्लस ए टी,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको पता है, रिवीजन पर्पज से ये क्लास है इसलिए आपको ये सब पता होगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन इक्वेशन पता है, सबको पता है। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन और टी टाइम होता है, ओके। एस डिस्टेंस होता है। इन तीनों इक्वेशन में एक बात याद रखें, दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसमें जो ए है, इसमें जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो चेंज होगा वो एक यूनिफॉर्म रेट से होगा। अगर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हर एक सेकंड में इतनी ही वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं आप? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कि अगर एक्सीलरेशन पहले एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है तो हर एक सेकंड में भी वो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, ओके। सॉरी, तो इन इक्वेशन में एक बात ये ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। पहला इक्वेशन क्या है, उसका क्या यूज है, दूसरा इक्वेशन क्या है, उसका क्या यूज है, कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट u स्पीड से अभी चल रहा है, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड u है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वाली क्या हो जाएगी, ये हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। इसको एकदम बेसिक यूनिटरी मेथड से समझो कि इसके पास u स्पीड अभी है, एक्सेलरेशन a है, मतलब एक सेकंड में a बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन यही बताता ही है। अगर वो एक सेकंड में a बढ़ रहा है तो t सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, at। तो u पहले से था, at बढ़ गया तो u में at जोड़ दिया तो फाइनल वाली स्पीड आ गई। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको इसका कैलकुलस में सिंपल डेरिवेशन इसका ऐसे होता है कि आपने पढ़ा होगा a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए टी के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, u को उधर भेज दिया तो ये आ गया, ठीक है। ये तो 9th क्लास में सबने पढ़ा है। कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन देखते हैं, कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन देखते हैं। आपको पता है a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। ये बात पता है सबको कि अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। इसको भी थोड़ा क्लियर कर लीजिए समराइज करके। वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। इसका उल्टा भी होता है इंटीग्रेशन, बात करेंगे उसकी भी। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a dt तो यहाँ क्या बचेगा, dv बचेगा कि नहीं, dv। अब दो बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको करने से पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ही s जैसा होता है। अगर यहाँ x लिखा है और उसकी पावर n है और यहाँ पर dx लिखा है तो इसका मतलब यह है कि x के रिस्पेक्ट में x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। फिर वही x की पावर n का मतलब क्या है कि वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर पावर में x का -1 कर देते हैं, यहाँ n प्लस 1 कर देंगे, और जो पावर बन रही है उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, n प्लस 1 होगा। बहुत बड़ा इसमें कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं, बस सिंपल सा समझिए, बहुत टफ नहीं है। अगर x क्यूब dx है तो मैंने क्या कहा, पावर को एक बढ़ाओ तो पावर क्या हो जाएगा 4, और उसी 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिंपल, ठीक है, कर सकते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये a dt। इस साइड में वेरिएबल t है, शुरू में t कितना रहा होगा, यहाँ पर t इक्वल टू 0 था और यहाँ पर टाइम t हो गया, तो इसको मैं जो इंटीग्रेशन करूंगा वो लिखूंगा लोअर लिमिट इसकी 0 होगी और अपर लिमिट क्या होगी, t होगी। ऐसा लिमिट लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो dv है, dv का मतलब ऐसे समझो कि यहाँ 1 dv है, ओके। और यहाँ पर जो वेलोसिटी, यहाँ पर वेरिएबल ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, u से v तक, इनिशियल से फाइनल तक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे u से v तक और इसको क्या लिखेंगे, 1 dv, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन आपके लिए नया है इसलिए बहुत स्लो करा रहे हैं इसको। ध्यान से देखो, एक कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये सब इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, वो कांस्टेंट है, तो a बाहर आ गया,
जब ए बाहर आ गया तो बचा क्या, 1 dt, और यहां से क्या बचा 0 to t, और यहां क्या है u to v और 1 dv। 1 dt है, ध्यान से सुनना, अगर यहां 0 to t a है तो 1 को लिखेंगे t की पावर 0, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में फंक्शन होगा तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो 1 को t की पावर 0 लिख दिया जाएगा और यहाँ dt बचेगा। सेम u to v, 1 dv है तो इसको क्या लिख देंगे v की पावर 0 dv। तो देखो यहाँ v है तो यहाँ भी t, यहाँ t। अब वो फार्मूला लगाओ, फार्मूले में क्या करते थे, पावर में एक जोड़ देते थे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, t की पावर 0 में एक ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, 1 से डिवाइड कर दो, और अब लिमिट ब्रैकेट में यहाँ लिख दो 0 से t तक, ऐसा रूल होता है। ऐसे v की पावर 0 है तो v की पावर 0 का एक बढ़ाओगे तो 1 हो जाएगा, और उसी 1 से ही डिवाइड करना है, और लिमिट को अब यहाँ क्या लिख देना है, साइड में लिख देना है। अब रूल क्या है, इसका मतलब ये जो t है वो 0 से t तक बदल रहा है, तो एक बार t रख देंगे, एक बार अपर लिमिट रखते हैं इस फंक्शन में, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल a, t की जगह एक बार अपर लिमिट रखोगे तो t ही आएगा, और माइनस लगा के जब लोअर लिमिट रखोगे तो t की जगह 0 रख दोगे तो 0/1 0 हो जाएगा। यहाँ पर v की जगह एक बार v रखेंगे और v की जगह माइनस लगा के एक बार u रखेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं है तो v माइनस u हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, u को इधर भेज देंगे तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस at। ये हो गया आपके पहले इक्वेशन का डेरिवेशन, कैलकुलस मेथड से ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन याद करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सीलरेशन से स्टार्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना है, एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आइए समझते हैं कैसे, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अभी u है और एक्सीलरेशन a है तो t टाइम में ये कितना आगे बढ़ जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, अगर ऐसा निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन का यूज ऐसे करेंगे, देखो v इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, u प्लस ए टी अभी फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है। v को क्या लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं ds अपॉन dt लिख सकता हूँ क्या, बोलो, वेलोसिटी को मैं ds अपॉन dt लिख सकता हूँ, और इधर क्या है u प्लस ए टी, तो मैं dt को उधर भेज देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस ए टी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा dt, यस और नो। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू u dt, dt का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ए टी डी टी, ए टी डी टी, ए इंटू टी डी टी, ऐसे हो जाएगा। देखो डिस्टेंस शुरू में 0 थी, बाद में s हो गई, तो यहाँ पर 0 to s इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और ds का मतलब ये 1 ds है। फिर दूसरा फंक्शन u dt है, यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर वेरिएबल t है, तो टाइम कहाँ से कहाँ बदलता है, 0 से t, तो ये क्या आया u dt, प्लस a तो बाहर हो जाएगा, यहाँ भी 0 से t, और क्या आएगा t dt, ये हो जाएगा। देखो टाइम 0 से t तक ही वेरी करता है। 1 ds का क्या होगा, डिफरेंशिएशन यस होगा, अभी बताया था, इसको यस की पावर 0 लिखेंगे। 1 dv का डिफरेंशिएशन देखो इधर, 1 dx का डिफरेंशिएशन x होता है, 1 dv का v होता है, 1 dt का t होगा, तो 1 ds का यस होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर क्या होगा, 0 से यस इज इक्वल टू u बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 dt, तो 1 dt का t ही होगा, यहीं से बाहर लिख देते हैं। यहाँ पर 1 dt होगा, ये u बाहर लिखा जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ये मतलब इसके t के रिस्पेक्ट में u, तो यहाँ बचेगा क्या t 0 to t प्लस a, t dt का क्या होगा, t की पावर कितना है 1, पावर 1 बढ़ा देते हैं, 1 बढ़ाएंगे तो 2 बन जाएगा, 2 यहाँ लिख देंगे, और 0 से क्या हो जाएगा t। अब वही बात, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखा यस, लोअर लिमिट रखा 0, u यहाँ भी एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, प्लस यहाँ भी एक बार अपर लिमिट तो t स्क्वायर बाई 2, और एक बार लोअर लिमिट तो 0 स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करते हैं, s में से 0 घटाओगे यस आएगा, t में से 0 घटाओगे t आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ut प्लस a, और ये टर्म तो खत्म हो गया, ये टर्म तो 0 है, खत्म हो गया, बचा क्या ए टी स्क्वायर बाई 2, इसी को तो हम लोग कहते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसका कैलकुलस मेथड है डेरिवेशन का। एप्लीकेशन क्या है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं आगे बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, मतलब क्या है ये समझ लो। मान लो किसी की स्पीड अभी u है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो s डिस्टेंस आगे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये अगर हमें निकालना है तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। एक चीज आप ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस at, यहां से भी v आ रहा है, यहां से भी v आ रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अभी u है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये पता करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। कार की वेलोसिटी अभी 10 है, 2 घंटे बाद कितनी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो पता करना है, तो पहला इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन कार की अभी स्पीड 10 है और 2 किलोमीटर जाने के बाद स्पीड क्या होगी, तब हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। वेलोसिटी आफ्टर t टाइम फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी आफ्टर s डिस्टेंस, देन वी विल यूज थर्ड इक्वेशन। ओके, so try to differentiate between the first equation and third equation. Okay, so a is equal to dv by dt. Okay, so derivation इसका ऐसे करेंगे, a is equal to क्या होता है dv by dt, तो मैं अपने मन से क्या करता हूँ, बोथ न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में ds का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर क्या होगा, ये देखो ds और ये dt मिल करके v बन जाएंगे और यहाँ dv बचेगा और नीचे बचेगा ds। इस ds को इधर ला दो, तो a ds इज इक्वल टू v dv हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड का। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 0 टू s a ds, क्योंकि s 0 से s बदलता है, और u टू v वेलोसिटी u टू v बदलती है, v dv। ठीक है, v dv। a बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 ds, यहाँ 0 से s। यहाँ क्या होगा ध्यान से देखो, v dv का v स्क्वायर बाई 2 होगा, सबको पता है, क्योंकि v के पावर 1 है, पावर 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 टू v हो जाएगा। a 1 ds का s होता है, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, 0 टू s यहाँ लिमिट रख देंगे, यहाँ भी वही है v स्क्वायर बाई 2 और यहाँ लिमिट है 0 से v। लिमिट रखते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर एक बार v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। इसी को थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं, देख लेना आप। देखिए कैसे सॉल्व किया मैंने, a s में से 0 माइनस किया तो s आ गया, a s आया, ये वाला टर्म खत्म हो गया, सॉरी यहाँ u है, u टू v है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये u से है, ये u से है, तो यहाँ u स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो देखो वही क्वेश्चन मिल जाएगा। डेरिवेशन है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कैसे कैसे किया एक बार रिवाइज कर देता हूँ। dv बाई dt था, ds का अपने मन से मल्टीप्लाई किया, ये ds dt v हो गया, v dv ds को इधर लेके आया, ads हो गया, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 ds का s होता है 0 से s, इधर का देख लो, ये u से v तक बदलेगा, v dv है, v dv का v स्क्वायर बाई 2 होता है, u से v, अपर लिमिट रखा v स्क्वायर बाई 2, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखा u स्क्वायर बाई 2, एलसीएम 2 हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2as हो गया। ठीक है, ये था, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था। अब इसका हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखने जा रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है और इससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में मोशन के चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए उसके, तो आपको क्या होगा, कम से कम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप 11th के एडवांस क्वेश्चन को कर सकें। 11th में बहुत एडवांस क्वेश्चन आते हैं, अभी हम लोग ये बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, अगली क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, मतलब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा हो, तब जा करके जो उसका मोशन होता है उसको हम लोग उस मोशन को हम लोग कहते हैं वो फ्री फॉलिंग हो रही है। फ्री फॉलिंग में एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में, तो ए की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग जी लिखते हैं, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। डिटेल में बात इसका आने वाली चैप्टर्स में होगी। ए इज इक्वल टू माइनस जी कब होता है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाती है, तब जी की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रही है,
तो उसका पहला इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल टू यू, ए की जगह माइनस जी हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन यस की जगह एच लिख सकते हैं क्योंकि, और ये हो जाएगा हाफ, ए की जगह जी हो जाएगा टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर अपवर्ड है, डाउनवर्ड है तो सब प्लस प्लस हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जी नहीं लिखना है तो जी मत लिखो, ए ही लिखो, बस इतना याद रखो कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन करेगा फ्री फॉल में तो एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लस 9.8 लेते हैं, अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो माइनस 9.8 ले लेते हैं। इसका भी बहुत अच्छा यूज है। अब आइए इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं इसका। अब तक तो थियरी हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, पेन भी नहीं उठाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एकदम ऐसे ओरली सॉल्व कर लें, तब जाकर के माना जाएगा कि आपका बेस क्लियर है, तब आप इस क्लास के एडवांस क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है u जीरो है, मतलब वो ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन 2.5 है। एक्सीलरेशन 2.5 है, इसका मतलब 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2.5 बढ़ जाएगी। तो 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? मैंने बोला था जब t टाइम के बाद वेलोसिटी पूछे तो हम लोग पहला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। आफ्टर t टाइम वेलोसिटी के लिए पहला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जीरो है, a 2.5 है, t की वैल्यू 4 है, 100 आ जाएगा, एक पॉइंट पे डेसिमल लगाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन ये क्या ये करने की जरूरत थी एक्चुअल में? अगर आप सोच सकते हैं, शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो थी, एक्सीलरेशन 2.5 है, इसका मतलब 1 सेकंड में 2.5 बढ़ रही है। अगर 1 सेकंड में 2.5 बढ़ रही है तो 4 सेकंड में कितना बढ़ेगी? 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ गया 10 मीटर पर सेकंड। शुरू में जीरो था, 10 बढ़ गया तो 10 ही हुआ जाकर के। समझ रहे हो ना? अगर ये 10 होता तो 10 बढ़ के 20 हो जाता। क्वेश्चन सेकंड देखो, मान लो किसी कार की इनिशियल स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सीलरेशन है -10, तो कितने टाइम के बाद वो जाके रुक जाएगी? द टाइम टेकन टू स्टॉप दैट कार, उस कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा? ओके तो आप ये बताओ कि कार जब स्टॉप हो जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। चाल और एक्सीलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन -10 है, इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटेगी, तो 40 की वेलोसिटी को घट के जीरो होने में 4 सेकंड लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो इसका आंसर आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं 4 सेकंड है। लेकिन फिर भी अगर आप इक्वेशन यूज करना चाहते हैं, आपको टाइम निकालना है, ए दिया है, टी दिया है, तो यहाँ भी पहला इक्वेशन लग जाएगा। देखो v की वैल्यू कितना है? जीरो, u की वैल्यू है 40, a की वैल्यू -10 है, ये क्या हो जाएगा? t, -10t इधर आ जाएगा, +10t, ये हो जाएगा 40। तो t इक्वल टू कितना आ गया? देखो 4 सेकंड आया कि नहीं? बोलो। एक्सीलरेशन मेन चीज है इसमें, एक्सीलरेशन मतलब समझो, एक्सीलरेशन अगर -10 है, इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घट रही है, बेसिक बात है। 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल स्पीड कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तो 10 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी बताओ। शुरू में वेलोसिटी इतनी थी, एक्सेलरेशन इतना, 10 मीटर चलने के बाद मैंने बताया था जब टी टाइम के बाद वेलोसिटी निकालना हो तो फर्स्ट इक्वेशन, और अगर कुछ डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी निकालना हो तो थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। तो आप देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 मतलब 2, a मीन्स 5, s मीन्स 10। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 का कितना होता है? 100, और ये भी कितना हो जाएगा? 100, तो कितना आ जाएगा? 200। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 200, देन v इक्वल टू क्या? 10√2 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, कैलकुलेशन इतना आना चाहिए आपको। बात समझ पा रहे हैं आप? तो देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज कैसे होता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट कर रहा है जीरो स्पीड से, एक्सीलरेशन 5 है, तो 10 सेकंड बाद कितना आगे भाग जाएगा वो? s निकालना है। s या तो निकलता है, देखो थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन में s है या फिर सेकंड इक्वेशन में s है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में s निकालने के लिए हमें v पता होना चाहिए, यहाँ v पता नहीं है। तो या तो v निकाल के थर्ड इक्वेशन पे जाओ या डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो u जीरो है तो वो t जीरो हो जाएगा, तो खत्म, ये वाला टर्म खत्म। हाफ a की वैल्यू 5 है, t की वैल्यू 10 स्क्वायर है, तो 100, 50, 250 मीटर आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो देखो ये आगे 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। अगर आप इसको नोट कर लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर
आपको ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुन लेना है। सुन लेंगे तब भी ये ध्यान पूरा आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये सब जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आप पहले जानते रहिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये बुलेट है, बुलेट मीन्स बंदूक से जो बुलेट निकलती है वो 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और एक वुडन कैबिनेट है, ये एक लकड़ी का बहुत बड़ा कैबिनेट है, बहुत बड़ा सा है मान लो, उसको स्ट्राइक कर रही है, उसमें ऐसे टकराती है। कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें टकराती है, और अंदर जाने के बाद 0.5 सेकंड बाद वो जाके रुक जाती है। तो आपको बताता है कि ये, आपको बताना है कि ये बुलेट इस वुडन कैबिनेट में कितना अंदर घुस गई। द लेंथ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन बताना है कि कितना अंदर तक पेनिट्रेट की है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर इसकी स्पीड 100 थी, मतलब यू थी, कुछ देर बाद जाके रुक जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितने देर बाद? 0.5 सेकंड बाद। तो यस निकालना है। तो एस निकलता है या तो सेकंड इक्वेशन से या थर्ड इक्वेशन से, लेकिन दोनों इक्वेशन में एक्सीलरेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्सीलरेशन। क्या होगा एक्सीलरेशन? v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 0, u है 100 और t कितना है? 0.5 सेकंड। सॉल्व करेंगे तो -100 डिवाइड बाई 0.5, तो कितना आएगा? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 हो जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आया? 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। माइनस में, किसमें? माइनस में 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। अब एक्सीलरेशन अगर 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हम क्या निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 100 का स्क्वायर है, प्लस 2, a की वैल्यू -200 है इंटू यस। तो यहाँ से 200 2 जा 400 यस इधर आ जाएगा, प्लस में 400 यस, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 दो बार। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 400, ये 4 से कट गया, ये 25 आ गया। मतलब 25 मीटर वुडन कैबिनेट में अंदर जाएगी बुलेट, उसके बाद वो रुक जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? इसी को हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कहते हैं। अगर ये समझ पाए तो मैं रिवाइज कर देता हूँ, नहीं समझ पाए तो आप 100 से चल रही थी, 0.5 सेकंड में अंदर जाके रुक जा रही है, तो पहले एक्सीलरेशन निकाल लिया, और जब एक्सीलरेशन निकाल लिया तो क्या कर लिया? थर्ड इक्वेशन का यूज करके हमने ये निकाल लिया कि कितना अंदर जाएगी। दिस इज द लेंथ ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ पेनिट्रेशन। एक चीज और, यहाँ पर मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस का नाम लिया। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको समझाता हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी यू वेलोसिटी कुछ है, और ब्रेक लगाता है, कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है और थोड़ी देर बाद वो जाकर रुक जाती है, तो कितना दूर जाकर के रुकेगी? ये इसी को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, यू स्क्वायर अपॉन 2a। और ये आया कहाँ से? थर्ड इक्वेशन से आया। देखो थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर, एक्सीलरेशन माइनस में है तो 2as लिख देंगे, -2as लिख देंगे, क्योंकि घट रही है वेलोसिटी। देखो u से 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी घट रही है, तो v 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, तो -2s इधर आ गया, क्या हो गया? +2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2a होता है। कोई कार 100 की स्पीड से जा रही है और उसका एक्सीलरेशन -10 है, तो कितनी दूर बाद जा करके रुकेगी? u की वैल्यू 100, एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 रख करके, माइनस रखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस रख करके ही ये फार्मूला निकाला गया है। अगर आप थर्ड इक्वेशन में रखते हैं तो वहाँ माइनस रखना पड़ेगा। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला है, याद रखिएगा। इसका मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा। अगर तुम तेजी से जा रहे हो और ब्रेक लगाते हो तो थोड़ा दूर जा करके रुकोगे, और धीरे धीरे आ रहे हो ब्रेक लगाते हो तो जल्दी रुक जाओगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, थोड़े फ्री फॉल के 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। और आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले क्लास में हम लोग क्या है, इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, चाहे वो क्वेश्चन किसी और बुक का हो। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन से अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है और आप उसका वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है और आप उसको चाहते हैं कि उसका वीडियो सोल्यूशन, तो आप इस नंबर पर उसको व्हाट्सएप करिए, आपको उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड इट, ओके, यू विल गेट द सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। सो एक क्वेश्चन देखो, ये फ्री फॉल का एक क्वेश्चन मैंने लिया, बेसिक है एकदम, क्लास 9 का लिया। अभी एडवांस क्वेश्चन मैं बता ही नहीं रहा हूँ। देखो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया गया। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब तुमने 30 से इसको ग्राउंड से फेंका
तो कितने टाइम बाद वो टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगा। एक चीज याद रखें, जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है और जब वो अपनी टॉप पॉइंट पर पहुंचता है तो टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो वहां से वो नीचे आना स्टार्ट करता है। ये बात समझ रहे हैं आप? तो अगर ये 30 है तो टॉप पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और आपको टाइम निकालना है, और आपको पता है कि जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन होता है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अपवर्ड है तो कितना हो जाएगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, फिक्स है। तो 30 की वेलोसिटी को 0 होने में 3 सेकंड ही तो लगेगा। और 10 के हिसाब से अगर 10 घट रहा है तो 1 सेकंड बाद 20 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 10, तीसरे सेकंड में 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो कितने सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, 3 सेकंड में। फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज करके निकाल सकते हैं, u इक्वल टू वी प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी 0 है, u 30 है, a -10 है, t -10 t इधर आ जाएगा तो t इक्वल टू क्या बचेगा, 3 सेकंड बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बताइए। बिल्कुल बचेगा, t इक्वल टू 3 सेकंड हो गया। फिर ये भी पूछ सकता है कि 30 मीटर पर सेकंड से जब तुम इसको फेंके तो कितनी हाइट तक गया। जब आप इसको ऐसे फेंक रहे हैं 30 मीटर से तो वो कितनी हाइट तक जा रहा है, ये हाइट भी पूछ सकता है आपसे। तो हाइट के पूछने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, h पूछा है, u पता है, t पता है, a पता है, तो आप सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 30, कितने सेकंड में ऊपर गया 3, माइनस रखना पड़ेगा हाफ, a की वैल्यू -10 थी इसीलिए वहां माइनस रखा, और t की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 45, तो कितना आया 45 मीटर आया, h की वैल्यू आ गई ना 45 मीटर। तो इसका मतलब ये एक इंफॉर्मेशन दिया है केवल, क्या कि किसी ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका जा रहा है, तो ये चीजें बताओ कि कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचेगा, कितने टाइम और कितनी हाइट तक जाएगा, दोनों निकाल लिया। कभी कभी ये भी पूछता है कितने टाइम में मेरे हाथ में वापस आएगा, अगर मैं इसको 30 से फेंक रहा हूँ तो कितने टाइम में मेरे हाथ में वापस आएगा। तो टाइम ऑफ राइज इक्वल टू टाइम ऑफ फॉल होता है, टाइम ऑफ एस्केंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जितना ऊपर जाने में लग रहा है टाइम उतना नीचे आने में टाइम लगता है। इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। अगर ये 3 सेकंड में ऊपर गई है तो 3 सेकंड में ही नीचे आएगी, मतलब मेरे हाथ में कितने सेकंड बाद वापस आ जाएगी, 6 सेकंड बाद, यस और नो, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। और एक चीज, अगर तुम इसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके हो और वो ऊपर गई, फिर से ऊपर से जब ये नीचे यहाँ पे आके टकराएगी तो फिर से इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी। जिस स्पीड से तुम फेंकोगे उसी स्पीड से वो वापस आकर के टकराएगी। ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि अगर आप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आप टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में ऊपर पहुंची, टोटल टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में वापस आई, और आप ये निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट तक गया। आप फेंकने के 2 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछेगा तो टी की वैल्यू 2 रख के निकाल सकते हैं, फेंकने के 3 सेकंड बाद, फेंकने के 1 सेकंड बाद, किसी भी टाइम इंटरवल पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उसी का उल्टा क्वेश्चन है। एक 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है और किसी ऑब्जेक्ट को वहां से ड्रॉप किया जाता है, तो ये पूछेगा कि आपसे कि कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा। एक्सीलरेशन यहाँ क्या होगा, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा इस हाइट को कवर करने में। या फिर पूछेगा जब यहाँ पर वो पहुंचेगा तो किस स्पीड से टकराएगा। तो आप देखिए u 0 है, a की वैल्यू पता है, v पूछ रहा है तो थर्ड इक्वेशन पर जाइए, h भी दिया है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u तो 0 हो गया तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग से ऐसे फ्री फॉल कराया जाता है और यस हाइट के बाद या h हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी पूछेगा तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो सिंपल सा रखेंगे, 2 a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू कितना है 10 और s की वैल्यू है 20, तो कितना आ जाएगा ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 v स्क्वायर, तो v इक्वल टू रूट में ये हो जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये कितने से टकराएगा, 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। बात समझ में आ रही है। तो किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराया जाएगा तो कितने से टकराएगा ये निकाल सकते हैं। अच्छा मैं एक एग्जांपल आपसे समझता हूँ, जैसे देखो ये 10 मीटर की हाइट है, अगर यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ पर वेलोसिटी उसकी होगी रूट में 2 × 10 × 10। अगर ये 20 मीटर की हाइट है, यहाँ से 20 मीटर नीचे है तो इसका क्या होगा √2as, a की वैल्यू 10 और s की वैल्यू 20 हो जाएगी। किसी भी हाइट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप, बस s की वैल्यू क्या रखेंगे चेंज, उसी v स्क्वायर इक्वल टू 2as में s की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। टाइम भी पूछ सकता है आपसे कि कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगा। थोड़ा सा देखना इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, यहां से भी एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या कि कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगी। तो आप सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू या h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या gt स्क्वायर। देखो नीचे आ रहा है, ये खत्म क्योंकि ये तो 0 है,
तो यहाँ से टी का फार्मूला निकालोगे तो आएगा क्या, अंडर रूट 2a बाई एस आएगा। देखो अंडर रूट 2s बाई ए आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, अंडर रूट 2s बाई ए आएगा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब इस टी के फार्मूले में, अब देखो यहाँ यस की वैल्यू 20 रख दो, ए की वैल्यू 10 रख दो, आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितना रखोगे 10, तो 2 से 2 बाहर आ गया, टी इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकंड। ये तो पता चल गया कि 2 सेकंड में आ रहा है। लेकिन आप एक चीज देखो कि टी के फार्मूले में क्या मास का कोई टर्म है, कोई टर्म नहीं है मास का। टी की वैल्यू, टी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से गिरने में लगने वाला टाइम है। टी की वैल्यू उस हाइट पर डिपेंड कर रहा है और एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, जो कि फिक्स है, जो कि 10 होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए 10 होती है। इसका मतलब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से सुनो, कि अगर किसी एच बिल्डिंग की हाइट से दो ऑब्जेक्ट, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट और एक अलग मास का ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो कौन पहले पहुंचेगा, तो इसका आंसर है कि दोनों साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जब दोनों का हम टाइम निकालेंगे तो उसमें यस की वैल्यू एच रखेंगे और ए की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, तो क्या दोनों का टाइम अलग अलग होगा, नहीं। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की मास की ऑब्जेक्ट को एक ही हाइट से गिराते हैं तो दोनों क्या पहुंचेंगे, साथ साथ पहुंचेंगे। तो आपने देखा इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा कि तीनों इक्वेशंस का यूज हम कैसे कर रहे हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने में। इन्हीं सब सिंपल कॉन्सेप्ट्स की मदद लेकर के हम लोग एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप इस सेशन को इग्नोर ना करें, इसको बहुत अच्छे से क्या करें, इसको देखें पूरे वीडियो को, और इसमें जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे बताए गए हैं इसको सीखिए और इसको बार बार रिकॉल करिए ताकि आप ये सब डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले मोशन इन प्लेन में। तो वी विल डिस्कस द अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन अपकमिंग सेशंस। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, थैंक यू।